अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से लिखे गए खत पर अज खुद नोटिस केस की आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रिमार्क्स देते हुए कहना था कि वो जमाने चले गए जब चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। अब 3 रुकनी कमेटी है जो मुकदमात का फैसला करती है कि कौन सा मुकदमा कब सुना जाएगा। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कमेटी को अदालती मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए और ना ही अदालत को कमेटी के मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आजकल दरखास्त फाइल होने से पहले अखबारों में छप जाती हैं, क्या ये प्रेशर के लिए है? मैं तो किसी के प्रेशर में नहीं आता। चीफ जस्टिस ने वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि एक नई चीज अब शुरू हो गई है। वकला हजरात कह रहे हैं कि अज खुद नोटिस लिया जाए। जिन वकला का ये मुतालबा है उन्हें वकालत को खैरबात कह देना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता ना करने और अदलिया की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस दिखाने का इंदिया दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर अदलिया पर हमला होगा तो मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। बाद 6 जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट का इंदिया देते हुए 29 अप्रैल तक अज खुद नोटिस की समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब जजेस को मौसूल होने वाले धमकी आमेज खतूत का सिलसिला थमने के बजाय अदालत उज़्मा तक पहुंच गया। आज के रोज लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। ये खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल होने वाले खतूत से मुमासलत रखते हैं। जी, इन सभी इश्यूज पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून है हाफिज एहसान खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर माहिर कानून है रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। खोखर साहब, आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सर, सबसे पहले तो बड़ी ये तनकीद हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंसिटिव इशू पे खुद क्यों स्टेप इन नहीं किया। फिर हमने देखा कि फाइनली वो स्टेप इन किया। फिर ये कहा गया कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया। आज कोई उसका भी इंदिया दिया गया है कि शायद फुल कोर्ट बन सकता है। पूरी एक तो आज की जो हेयरिंग थी उसको कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का खुद इस मसले में अब आ जाना खुशाइंद है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछले 3, 4, 5 दिन से एक इम्प्रेशन बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बारे में या फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, वो मेरा ख्याल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स के बाद बड़ा क्लियर आया है। और वो क्लियर ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उसने इंटरवीन किया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 कंपोनेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल साइड है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है। चूँकि ये मसला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का था तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले उन जजेस से मिले, जब 25 को लेटर उन्हें पहुंचा, फिर उसके बाद ये अपने ब्रदर जजेस से मिले, फुल कोर्ट की मीटिंग की और अनप्रेसिडेंटेड जो है 2 दिन के अंदर 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स आई। फिर उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग की, अटॉर्नी जनरल से की और लॉ मिनिस्टर से की। और फिर 3-4 चीज़ें जो और इसके अंदर क्लियर आई हैं, वो नंबर 1 ये क्लियर आया है कि जो कमीशन बनना था या जिस कमीशन के अंदर जो नाम आया था वो प्रपोजल भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की थी। दूसरा इसके अंदर ये क्लियर आया कि जो कमीशन का इनिशिएटिव था इस प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव था। क्योंकि अगर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के नीचे जाना है तो वो चीज़ें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ही ट्रिगर कर सकती है। तीसरी इस चीज़ के अंदर ये क्लियर आई कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो था वो इंस्टेंट था, स्विफ्ट था, कि जिसके अंदर जो ही चीज़ें आई मुख्तलिफ डेज के अंदर वो गई। आज की जो हम हेयरिंग गई है, मेरा ख्याल है कि आज की हेयरिंग का जो एक इंप्रेशन बना हुआ था कि इस मामले को जुडिशल साइड पे देखना चाहिए, शायद सिर्फ उस एंगल से गया है। और जो जजेस अवेलेबल थे अगर सारे होते तो आज ही सारा हो जाना था। लेकिन यास्मीन, अल्टीमेटली मामला उसी तरफ जाएगा जो 27 मार्च को हो गया है। 27 मार्च को ये हुआ था कि इस मुल्क के अंदर जो है इस इंपॉर्टेंट लेटर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंक्वायरी एक कमीशन की करेगा। चूंकि उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं ना आप आर्टिकल 209 के नीचे जा सकते हैं चूंकि जजेस का कॉन्डक्ट का इशू नहीं है, ना आप 184(3) के नीचे जा सकते हैं कि चूंकि ना ये सिविल कोर्ट है, ना आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन है, ना एग्जामिनर इन चीफ है, ना आप एविडेंस दे सकते हैं, ना एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ना ही ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं। जब इस तरह के कमीशंस बनते हैं तो जाहिर है रियासत अली आज़ाद साहब वो फिर सपोर्ट लेते हैं कहीं ना कहीं से। कमीशन इन आइसोलेशन तो काम नहीं करता। एक तो ये कि आप इत्तेफाक करते हैं हाफिज साहब की इस बात से कि अल्टीमेटली कमीशन की तरफ ही बात जाएगी, और अगर जाएगी तो कैसे जाएगी? आज रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 1-2 जगह पर कहा कि हम नहीं चाहते कि FIA, नैब कोई भी इन्वॉल्व हो हमारे मसाइल के अंदर। तो जब किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करना फिर कमीशन क्या फायदा, वो कैसे काम करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो क्या कि मैं अभी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता कि चूँकि जो कोर्ट में रिमार्क्स दिए गए उसमें जब चीफ साहब ने ये फरमाया कि हम डे टू डे प्रोसीड करेंगे, राइट,
تو ممکن ہے کہ وہ اس کو جوڈیشل سائڈ پہ 184(3) کے تحت، چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑے زبردست ریمارکس دیے کہ دیکھیں اس پہ، میں بھی یہ بات آپ کے شو میں بھی کہی، باقی جگہوں پہ بھی کہی کہ یہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ، ایکسیپشنل واقعہ ہے، اور اس پہ چونکہ لا نہیں ہے اور کوئی رولز نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے جو ججز صاحبان نے خط لکھا ہے نا 209 سب آرٹیکل 5 کے تحت، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ بناتی ججز کا، تو انہوں نے یہی رہنمائی مانگی کہ ہمیں بتائیں کہ یہ حالات ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، باقی چیف جو ہائی کورٹس ہیں پاکستان کی، ان کے اندر سول کورٹس ہیں، وہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے جوڈیشل میٹنگ کا بھی کہا کہ جی سب ججز کو وہاں پہ کوئی ایسی کانفرنس یا کوئی وہ کیا جائے تو سب کا رائے بھی لی جائے، اور اس میں جو 209 سب آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت رولز بنائے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پہ رولز بھی سپریم جوڈیشل کونسل بنائے، اور آج تو لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی رولز کی تو خیر بعد میں بات آئے گی، کوئی اختیارات ایسے آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں شاید، کیونکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے ڈومین میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ان کے اختیارات بتا سکتے ہیں، which means کہ ہیں ان کو تو اختیار ہے نا۔ آرڈیننس جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے، اس میں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں متعلقہ جو ججز صاحبان جنہوں نے خط لکھا ہے، وہ آرٹیکل 204 کے تحت کنٹیمپٹ کا نوٹس دے سکتے ہیں جن لوگوں نے انٹرفیرنس کی یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں۔ لا تو وہاں پہ ہے، لیکن انہوں نے انسٹیٹیوشنل رسپانس مانگا ہے، انٹرنل انہوں نے اس کو سالو کرنے کے لیے سوال آتا ہے حافظ صاحب یہ کیوں انہوں نے اس لیے یہ لکھا ہے کہ ہمیں اس پہ بتایا جائے۔ اب سپریم کورٹ نے جو آج کہا ہے نا، انہوں نے اپنی جورسڈکشن بھی بتائی ہے کہ ہم 184(3) کے تحت اگر اس کو سنتے ہیں تو یہ جو حافظ صاحب نے بات کی اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ایویڈنس ہوگی یا سٹیٹمنٹ آئیں گی، کراس ایگزامینیشن ہوگا، کلیکشن آف ایویڈنس ہوگا، تو وہ تو 184(3) کے تحت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ جوڈیشل سائڈ پہ سنتے ہیں 184(3) کے تحت، انہوں نے بہت سارے کیسز ایسے سنے ہیں، سن کے بھی فیصلہ کیا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں پھر ایک اور بھی آ جائے گا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا، اس کے تحت جو سو موٹو میں کیس ڈیسائیڈ ہوگا اس کے خلاف اپیل بھی آپ کو پھر ایگزاسٹ کرنی ہوگی۔ اب سارے ججز اگر اس میں بیٹھ جائیں گے تو اپیل کون سے ججز؟ ایک دو باتیں، ایک تو سر پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ ڈومین میں نہیں کر سکتا، پھر یہ آرٹیکل 190 جو کہتا ہے کہ all executive and judicial branches will come to the aid of Supreme Court of Pakistan in case of need of course، تو پھر یہ کس طرح کہہ دیا کہ ہماری ڈومین نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے؟ وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، اور وہاں پہ یہ آرٹیکل 203 کا ذکر ہے۔ اب اس کو اگر بڑے طریقے سے دیکھا جائے نا، یا کھلے دل سے اس پہ بات کی جائے، تو مان لینی چاہیے بات کہ یہ لیٹر جو چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچا ہے، یہ ہائی کورٹس کے یا ہماری جوڈیشری کی جو انٹرنل ڈویژن ہے اس کا وجہ ہے۔ اگر انٹرنل ڈویژن نہ ہوتی اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کو اپنا ایڈریس کر کے کنسرنز کو ایڈریس کرتے تو معاملہ نہیں آنا تھا نا سپریم کورٹ کے اندر۔ اور دوسرا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے چیف جسٹس کے پاس گئے، اس نے نہیں سنا، پھر ہم پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس گئے، اور وہاں پہ آپ انٹرنل ڈویژن یہ دیکھیں کہ اس دور کے چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بلایا، بلکہ چوتھے نمبر والے جو جج تھے انہیں بلایا، اور اس کے بعد جو دو درمیان میں تھے انہیں کہا آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ججز کہتے ہیں ہم قاضی صاحب کے پاس بھی گئے، آج انہوں نے کنفرم بھی کیا، وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے سے انہوں نے کوئی اپوائنٹمنٹ سیک نہیں کی تھی، میں اپنے آفس میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، میرے سٹاف نے بتایا کہ جی ججز آپ نے ملنا چاہتے ہیں، میں نے کہا کیوں کب؟ انہوں نے کہا جی وہ تو باہر کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے اندر آ کے بات سن لیں۔ لیکن آپ یہ دیکھنا کہ جب ایک پاکستان کا پروسیس جو جسٹس سسٹم ہے اس کا پیونے جج جو ہے وہ ارریلیونٹ ہوا ہوا ہے اس سچویشن کے اندر، تو اس نے کیا کہا؟ ہاں دوسری چیز چیف جسٹس صاحب نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ جج انہوں نے یہ کہا، اب انہوں نے آج ایک اور بھی کہا کہ جب سے میں نے ایز اے چیف جسٹس چارج لیا ہے مارچ سے لے کے آج تک میرے سامنے کسی نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ جوڈیشل انٹرفیرنس ہے۔ وہ کہہ بھی نہیں رہا، نہیں اگر دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے انٹرفیرنس کی بات کی ہے وہ ساری وہ ہے جو میرے دور سے پہلے تھی یا میرے سے پچھلے چیف جسٹس سے۔ لیکن یاشفین جو اگلا معاملہ امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کی پروب کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اس کی پروب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی ایگریمنٹ پہ ایگری ہونا پڑے گا، اور وہ ایگریمنٹ کون سا ہو جو پاکستان کا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے، جو پاکستان کا فل کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے۔ اس کے اندر اگر ہم خواہشات پہ چل پڑیں، اب آپ دیکھیں نا کہ جب میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کی اور چیف جسٹس کی اور پیونے جج کی تو ان کے پاس صرف دو ہی نام آئے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر قحط الرجال کتنا آگے ہے کہ پورے سسٹم کے اندر دو آئے، ایک کو کہا رہنے دے، دوسرے نے کہا، اور دوسرے نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بابا میری جان چھوڑو اس چیز کے اندر۔ اس کے اندر تو کوئی ابہام ویسے بھی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا رول تو وہ تو ججز نے خود آئیڈینٹیفائی کر دیا،
यही वजह है मैं तो पहले दिन से कह रही हूं, उन्होंने अपने ही सीधे को चार्जशीट किया है इस खत के अंदर। मैं बताऊं, अगर एक सेकंड, अगर मैं सूबे का चीफ जस्टिस हूं ना जी, तो फिर मैं अपने आप को एज ए जज के तौर पे, एज ए इंडिविजुअल के तौर पे ननू, फिर मुझे एज ए चीफ जस्टिस के तौर पे आना चाहिए और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। इनके इन डिफरेंसेस की वजह से जो है हमारी जुडिशरी जो है उसके जितने भी प्रॉब्लम्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामलात को फिर शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं, तो वो देखें ना, इट इज अ चार्ज शीट, इट इज अ चार्ज शीट, इट इज अ चार्ज शीट। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर कंडक्ट को देखती है जजेस के, तो फिर तो सवाल उठ गया ना। उस पे कंडक्ट के लिए यशवीन ये होता है कि अगर कोई जज साहब हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिसकंडक्ट करते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मैं तो एक और कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं, तो ये इशू वो नहीं है, ये उस डोमेन में नहीं आता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला। जो बात अभी सर भी कर रहे थे, जो चीफ जस्टिस की बातों से भी हमें कुछ गुफ्तगू से बात समझ में आई है, फिर ये बात मान लें कि इन जजेस ने कहीं ना कहीं, ठीक है, ये मसला रेज किया है, इसको ये लेके जाते रहे अपनी फ्रेटर्निटी के अंदर, मगर कमजोरी का मुजाहिरा भी किया है। इनको उसी वक्त इस केस को फिर टेकअप करना चाहिए था, कंटेम्प्ट में बुला लेते। यशवीन, बातें करना बहुत आसान होती हैं, मैं बात भी कर सकता हूं, लेकिन जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी और जो इस कड़े वक्त और इस क्रूशल वक्त के अंदर जो कर्ब से जजेस साहबान गुजरे हैं, आप और मैं उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बड़ी उसकी ग्रेविटी बता रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ कि टू व्हाट एक्सटेंट दे वर अंडर क्वेश्चन एंड दे वर अंडर इन्फ्लुएंस एंड किन हालात को उन्होंने फेस किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे शो पे थे कल, उनसे यही सवाल मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि यशवीन को कोई धमकी वाला कॉल करे, यशवीन डर जाए, समझ में आता है, इरफान सिद्दीकी को करे वो डर जाए, समझ में आता है। आप जजेस हैं, सीनियर सुपीरियर जुडिशरी के जजेस हैं, वो कहते हैं कौन सा जज है कि एक नामालूम कॉल आती है, आपका बीपी हाई हो जाता है, आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, प्रेशर नहीं लेंगे तो इन ओहदों पर कैसे रहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ मुल्क के हालात भी हैं जिनको आपने देखना है। अगर आप किसी ओहदे पे बैठे, आप इस मुल्क को लेके चल रहे हैं, आपने मुल्क के निज़ाम को और सिस्टम को भी देखना। पिछला साल आपने पूरा क्या देखा है? एट्रॉसिटीज थी थ्रू आउट द कंट्री, वायलेशंस थी ह्यूमन राइट्स की, अरेस्ट, डिटेंशन, एमपीओ, 16 एमपीओ, फलां एमपीओ, उसके तहत क्या मुल्क के अंदर क्या सर्कमस्टांसेस थे। कॉन्स्टिट्यूशन practically that was not in field, that was abrogated just like that। तो इन हालात और वाकयात में इन्हीं को जिनके ऊपर अलेज किया जा रहा है, अगर इनको कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया जाता तो क्या आपके इदारे, आपका मुल्क ये स्टेबल रहता? आपकी मुल्की मईशत इस चीज को बर्दाश्त करती? यस, उन्होंने इसलिए किया कि मुल्की हालात के लिए उन्होंने, आज भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसमें ये करें, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि हमें रहनुमाई करें कि हमें क्या करना है, how to deal with the situation, how to deal with the situation। वो अगर आप बैठे हो कंटेम्प्ट नोटिस देते थे किसी हाई ऑफिशियल को, किसी बड़े इदारे को, तो क्या मुल्क के हालात कैसे होते? ये बात ठीक है, जजेस दिलेर, मैं समझता हूँ कि वो दिलेर है, उन्होंने हिम्मत की, ये थोड़ी बात है जुर्रत की, उन्होंने नाम लिया है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सिवाय शौकत अजीज सिद्दीकी के किसी ने नाम लिया है? आप ये भी क्रेडिट उन जजेस साहबान को देना, लेकिन उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी, उन्होंने जाके किसी गलत फोरम पे, इन्होंने फोरम राइट, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव राइट अख्तियार किया, उन्होंने अपने बिग बॉस को, जो पाकिस्तान अपेक्स कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको लिखा है, उन्होंने कौन सा गलत ब्रेक का मुझे कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जो आज की हेयरिंग है उसके अंदर जहां पर हम ये बात करेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वहां पे कुछ लोग सुबह से एक तासुर भी बना रहे हैं उस हेयरिंग के बारे में, उनके रिमार्क्स को लेकर उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।